दक्षिण पंथी होते हुए मैं अपने दक्षिण की तरफ बैठे मनोहर जी को पहले देता हूं कि अगर आप वो उस नैरेटिव की बात करें हिस्ट्री को लेके, और फिर अमन जी आजकल जो क्या चल रहा है उसको लेके। नमस्कार। हिस्ट्री की बात की है और पिछले 70 वर्षों में, ये कोई आज के ज़माने की बात नहीं है, 70-75 वर्षों में हिस्ट्री को लेकर, भारत के इतिहास को लेकर जो गलत अवधारणाएं हमारे दिमागों में डाली गई हैं और जो सच्चाइयां हैं वो कैसे छुपाई गई हैं, तो कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगा। जैसे एक बहुत प्रचलित शब्द रहा है हमारी बोलचाल के व्यवहार में, गंगा जमुनी रवायत। ये गंगा जमुनी रवायत मतलब कौमी एकता के लिए कोई ऐसी बात कही गई है कि जैसे गंगा और यमुना प्रयागराज में मिलती हैं, तो उसी तरह से कोई ऐसी संस्कृतियां आपस में मिली हैं इस तरह की। मैं इसके खोज में पिछले 1000 वर्षों के, भारत के पिछले 1000 वर्षों के इतिहास के जो दस्तावेज हैं, जो रियल टाइम डिटेल्स उसी समय लिखी गई हैं, आंखों देखी जो कहानियां हैं इतिहास की, ऐसे करीब 50 से 60 लेखक हैं जो 1000 सालों में जिन्होंने अपने समय के इतिहास को लिखा है। मैं उनमें पिछले 25 सालों में मैंने 3 बार उसको खंगाला है और मैं ये जानने के लिए वहाँ गया कि ये गंगा जमुनी कोई रवायत अगर शुरू हुई है तो इसकी लॉन्चिंग किस दिन हुई थी, कौन लोग थे जिन्होंने ये इसकी स्थापना की इतिहास में। पिछले 1000 वर्षों की इन मेरी यात्रा जो इतिहास की रही है, मुझे वो गंगा जमुनी नाम की कोई चिड़िया कहीं किसी सेक्युलर नाम के किसी घोंसले में कौमी एकता के अंडे देती हुई कहीं नजर नहीं आई। अब जब ये गढ़ ली गई, एक दिमागों में डाल दी गई बात हो गई, तो इसने कैसे हमारी पूरी दृष्टि को दूषित किया है पिछले 70 वर्षों में। इसके साइड इफेक्ट अंतहीन हैं, अंतहीन है। फिर ये साहित्य में और सिनेमा में कई जगह फिर ये घूमी और हमने 60 के दशक की शुरुआत में मुगल आजम बड़े पर्दे पर देखी, जिसमें अपने समय के प्रभावशाली अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के चेहरे पर हमने अकबर को चिपकाया। और ये और परिष्कृत होती हुई 21वीं सदी की आजादी के बाद की तीसरी और चौथी पीढ़ी के समय तक आते आते वो अकबर और स्मार्ट होकर ऋतिक रोशन बन गया और जोधा नाम की कोई किरदार ही नहीं है इतिहास में। अकबर के समय अकबर के हरम में, हरम मतलब गोदाम, वेयर हाउस, स्त्रियों के लिए वेयर हाउस, ऐसे गोदाम में करीब 4-5 हजार स्त्रियां उसके हरम में थीं, लेकिन जोधा नाम की कोई नहीं थी। कई राजपूत राजघरानों की, लगभग 40 से ज्यादा राजपूत राजघरानों की स्त्रियां उसके हरम में थीं, उसके गोदाम में थीं, लेकिन जोधा नाम की कोई किरदार नहीं है। लेकिन 21वीं सदी का युवा उस अकबर को और स्मार्ट और युवा और चमकदार ऋतिक रोशन में चिपका हुआ देख रहा है वो, ठीक है। अब ये जो पूरा गड़बड़ हुई इसकी वजह से, तो फिर इतिहास में इनको जस्टिफाई करने के लिए हमारे इतिहास की किताबें रची गईं। मैंने पिछले साल इरफान हबीब और रोमिला थापर को एक लंबा पत्र लिखा था मैंने, और वो पत्र काफी देश में वायरल हुआ। उसमें मैंने उनको एक प्रश्न किया, ये सारे दस्तावेजों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर। इसलिए इस कॉन्क्लेव की एक जो टेक अवे हम सबके लिए होना चाहिए वो ये कि जब आपके सामने कोई ऐसी चीज आए तो सबसे पहले तथ्य में जाइए, आप उसके असल मूल में जाइए, जड़ में जाइए, जड़ों में झांकिए और असली चीज निकालिए, जिसके बाद आपकी थोड़ी दृष्टि साफ होगी और कांचों पर अपने चश्मे की जो जमी हुई सेक्युलरिज्म की धूल है, ये सेक्युलरिज्म शब्द भी बड़ा रोचक है, ये भी इसी गंगा जमुनी रवायत का एक और उत्पाद है। तो इसने क्या किया कि इन्होंने सल्तनत काल और मुगल काल में पिछले 1000 वर्षों के इतिहास को 2 हिस्सों में बांटा। इन लेखकों ने, इतिहास के लेखकों ने, आजादी के बाद कितना बड़ा काम मिला था इनको इतिहास की किताबें लिखने का। ये जो भी इतिहासकार थे जो किताबें लिख रहे थे, जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल के बच्चों को पढ़नी थी, और एक ऐसी पीढ़ी तैयार होनी थी आजाद भारत में जो अपने अतीत से जुड़ती, लेकिन
इन्होंने जो फेक, असत्य, झूठ जो गढ़े हैं, उसमें एक सबसे बड़ा झूठ यह है कि इन 1000 साल के इतिहास में एक सल्तनत काल है और एक मुगल काल है। सल्तनत काल में जो लोग रूल कर रहे हैं वो सुल्तान कहला रहे हैं, फिर मुगल काल में आ गए तो ये बादशाह हो गए हैं। ये सुल्तानों और बादशाहों, निजामों और नवाबों के ताज हमने पहनाए हैं, लेकिन जब आप इस 1000 वर्षों के इतिहास के रियल टाइम डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे तो आप पाएंगे कि ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया नहीं है, ये क्राइम हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। और इसी ढंग से ये पढ़ाई जानी चाहिए थी। ये ताज हमने पहना है इनको। आप जब इन विवरणों में, विवरण के आधार पर बात कर रहा हूं, कोई सल्तनत काल नहीं है, कोई मुगल काल नहीं है, कोई दिल्ली उनकी राजधानी नहीं है। दिल्ली उनकी राजधानी नहीं है। दिल्ली लुटेरों, हमलावरों, कातिलों की एक ऐसा अड्डा बना दी गई थी जहां से फिर इन्होंने पूरे देश में ऑपरेट किया है। इसलिए मैंने इरफान हबीब साहब को, हमारे आचार्य हैं, इतिहास के आचार्य हैं, उन्होंने इतना बड़ा उनको काम मिला आजाद भारत में इतिहास की किताबें लिखने का, और उन जैसे तमाम वामपंथी जो लोग हैं, मैंने उनको लिखा कि जनाब, आपका लिखा हुआ इतिहास एक ऐसी शोले की तरह है जिसमें गब्बर सिंह, सांभा और कालिया मिलकर रामगढ़ के विकास की योजनाएं बना रहे हैं, और वीरू और जय जो है वो कहीं रामगढ़ की किसी गली में वो बसंती की घोड़ी को घास खिला रहे हैं बैठ के। ऐसी शोले बना दी आपने। तो ये उसने ये पूरा आजाद भारत का जो नक्शा हमारे सामने खड़ा किया, तो फिर उसमें गंगा जमनी, सेक्युलरिज्म, सल्तनत काल, मुगल काल, और ये बात जब दिमागों में बनी तो फिर वो 20 करोड़ आबादी धरती के किसी देश में माइनॉरिटी नहीं है, हो ही नहीं सकती। और जो रियल माइनॉरिटी है, पारसी हैं, जैन हैं, सिख हैं, 2% भी नहीं है। वो 2% भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। उन्हें भारत से कुछ नहीं चाहिए, वो दे ही रहे हैं जो दे रहे हैं। लेकिन 20 करोड़ की एक ऐसी माइनॉरिटी का फेक नैरेटिव हमने खड़ा किया कि उसको हर समय चाहिए, सब कुछ चाहिए, फिर भी संतुष्ट नहीं है। 2009 से 2014 के बीच में इतिहास की इस मिलावट ने इस देश में हिंदू आतंकवाद की अवधारणा के आविष्कार तक ले आई है हमारे लिए। इसने एक मनीषी प्रधानमंत्री को यह कहलवाया इस नरेशन ने कि संसाधनों पर पहला हक तो मुसलमानों का है। भारत के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। और इतना ही नहीं, जो 5000 वर्षों में आचार्य शंकर से लेकर स्वामी विवेकानंद तक और अरविंदो से लेकर आचार्य रजनीश तक, लोकमान्य तिलक से लेकर महात्मा गांधी तक गीता को पढ़कर जो उस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे, वो आत्मज्ञान अभी अभी प्राप्त हुआ है 5000 वर्षों में कि गीता में जिहाद सिखाती है। तो आप देखिए कि इतिहास की जो एक मैन्युफैक्चर्ड नैरेटिव है, मिलावट है, एक झूठ डाला गया, तो वो कितनी दिशाओं से साइड इफेक्ट कर रहा है हमारे सामने, कितनी दिशाओं से साइड इफेक्ट कर रहा है। तो ये एक जो जिस बिंदु पर आकर हम आज 21वीं सदी में खड़े हुए हैं, और पिछले 70 सालों में जो इतिहास की ये जो पूरे झूठ, अरे कुछ तो उसमें शर्म करते कि कल के दिन कोई टेक्नोलॉजी ऐसी आएंगी जो इस सत्य की तरफ लोगों को प्रेरित करेंगी। ये तो भला हो भगवान का कि कुछ सालों में ये भारत की बत्तियां अचानक से जल गई हैं। ये जो 300 आप सब दूर दूर से आए हुए विद्यार्थी बैठे हुए हैं, ये भारत की जलती हुई सी बत्तियां हैं जो अपने आसपास जो सत्य को दबाया गया, छुपाया गया, उसको देखने की कोशिश कर रही हैं। तो ये कोशिश जारी रहनी चाहिए, मैं समझता हूं, ताकि आप उस सत्य को समझ सकें जिसकी रोशनी में जो सारे असत्य हैं वो खुद ही बेहिजाब हो जाएं, बेनकाब हो जाएं। जी।